हेलो दोस्तों, आकाश कुमार ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों रेलवे में अभी तक जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन को जो है टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज जो है एक एक क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो दोस्तों ये आज का यह टॉपिक है 9वां नंबर टॉपिक है। आज का यह टॉपिक चौथा नंबर है, 9वां नंबर टॉपिक है मौर्योत्तर काल। इसके पहले 8 टॉपिक का वीडियो जो है प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। प्ले लिस्ट जो है जीके जीएस रेलवे जीके 2025 प्ले लिस्ट बना हुआ है। वहाँ से जाकर आप पहले टॉपिक से स्टार्ट करिए और वहाँ से एक एक पॉइंट को जो है अच्छे तरीके से देखकर अगर आप पेपर में जाते हैं तो हमारे ख्याल से लगभग आपका जो है एक भी प्रश्न यहाँ पे छूटने वाला नहीं है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं सभी को जो है एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाएगा। तो आइए चलते हैं, आज का हमारा 9वां टॉपिक है क्या मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में जो है यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड। मौर्योत्तर काल में यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे बना है क्या, प्रश्न नंबर 204। कहा गया है कि किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सातवाहन वंश जो है अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। तो सातवाहन वंश जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आगे बात करें तो देख सकते हैं सातवाहन राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए। सातवाहन शासकों द्वारा सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए गए। इसके अतिरिक्त उन्होंने चांदी, तांबा, कांसा, प्रोटीन आदि के सिक्के भी क्या किए, चलाए। आगे बात करें तो सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। सातवाहन वंश की स्थापना कौन किया था, तो सिमुक ने किया था। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित किया था। यानी सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ वो स्थापित किया है, तो याद रखिएगा प्रतिष्ठान में स्थापित किया था। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 205 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है आपको। पहला है बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। ये तो बात सही है, पाली भाषा में लिखे गए हैं। और बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न जो है दोस्तों प्ले लिस्ट में पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पे पढ़ाया जा चुका है। अगर उसको देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। वहाँ से गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल है, ये भी सही है। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया, ये भी सही है कि बौद्ध धर्म अशोक अपनाया था। यहाँ पे देख सकते हैं चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, तो यह जो है आपका गलत हो जाता है। इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी चरक जो है गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, तो यही आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है कि जीवक बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, यानी कि जीवक बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक नहीं थे, बल्कि कुषाण शासक कनिष्क के राजवैद्य थे। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है, जबकि बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल यानी लुम्बिनी में स्थित है। और उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। और ये सभी कथन जो है सत्य हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 206 कह रहा है कि कनिष्क किस राजवंश से संबंधित है। तो कनिष्क जो है किस राजवंश से संबंधित है, तो कनिष्क जो है कुषाण राजवंश से संबंधित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया तथा इस उपलक्ष्य में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाया तथा जिसे भारत सरकार द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 से भारत में राष्ट्रीयकृत किया गया है। तो यहाँ पे और भी आगे देख सकते हैं दिया गया है क्या, कहा कैलेंडर के रूप में क्या किया था, प्रयोग में लाया था। 78 ईस्वी में शक युग की आरंभ भी माना जाता है। इसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान में हो गया।
कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कुषाण वंश का अंतिम शासक की बात करें तो वासुदेव था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कनिष्क किस वंश का सम्राट था भैया? तो कनिष्क जो है कुषाण वंश का सम्राट था। ये आपको पिछले क्वेश्चन में अभी आप पढ़े हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शक युग कब आरंभ हुआ था मेरे भाई? तो शक युग जो है 78 ईस्वी में आरंभ हुआ था। शक युग कब आरंभ हुआ था? तो 78 ईस्वी में आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर कौन थे जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे? तो कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर कौन थे? तो कनिष्क थे। कौन थे? तो कनिष्क थे। इस प्रकार यहाँ पर राइट आंसर कनिष्क हो जाएगा। और आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पे दिया गया है क्या? कहा गया कि कुषाण शासकों में सबसे प्रसिद्ध कनिष्क 78 ईस्वी से 101 ईस्वी या 102 ईस्वी थे, जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे। इसकी राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। कनिष्क भारतीय इतिहास में अपनी विजय, धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य, कला प्रेमी होने के नाते विशेष स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस ईसा पूर्व शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था? तो यहाँ पर जो है यहाँ पर राइट आंसर आपका जो होने वाला है क्या? तो ईसा पूर्व यानी पहली ईसा पूर्व। कौन? पहली ईसा पूर्व शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार जो है स्थापित किया था। चलिए यहाँ पर जो अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें दिया गया है क्या? ईसा पूर्व पहली शताब्दी के आरंभ 15 ईस्वी में कुषाणों ने भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था, जो चीनी समुदाय से संबंधित था। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क था, जो 78 ईस्वी में राजा बना। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन यानी कश्मीर में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओडिशा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा कौन से थे जो शिलालेख का आरंभ करवाया था? तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी खारवेल हो जाएगा। खारवेल के राजा खारवेल ने किया था क्या? उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा खारवेल ने लिखा था। कौन लिखा था? तो खारवेल ने लिखा था। और यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया उड़ीसा के उदयगिरी नामक पहाड़ी की गुफा में एक शिलालेख प्राप्त हुआ, जो हाथी गुम्फा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। इसे तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं। इसे कलिंग के राजा खारवेल ने उत्कीर्ण करवाया था। यह लेख प्राकृत भाषा में है और प्राचीन भारतीय इतिहास में इसका बहुत अधिक महत्व है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है समाप्त हुआ और अगला टॉपिक जो है हमारा जो है गुप्त और गुप्तोत्तर साम्राज्य है। अगला टॉपिक क्या है? गुप्त और गुप्तोत्तर साम्राज्य है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं गुप्त और गुप्तोत्तर साम्राज्य से। गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य से देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है क्या इस टॉपिक से? प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, हमें किसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। चलिए भाई दिया गया कि प्रयागराज क्या? प्रयाग प्रशस्ति जो है प्रयाग प्रशस्ति से हमें गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित है। इसमें उन राज्यों का वर्णन है जिन पर समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी।
इसे इलाहाबाद स्तंभ लेख के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रशस्ति को मूल रूप से कौशाम्बी में अशोक के स्तंभ पर उकेरा गया था। अकबर के समय जहांगीर इसे इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। इस प्रशस्ति की भाषा जो थी क्या थी, संस्कृत, तथा शैली जो है चंपू शैली है। और इसमें कुल जो है 33 पंक्तियाँ हैं। इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं? 33 पंक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? तो दोस्तों हंसवर्धन जो है किस वंश से संबंधित था? तो हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति वंश से संबंधित था। हर्षवर्धन किससे संबंधित था? पुष्यभूति वंश से संबंधित था। यानी कि सम्राट हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी उत्तर भारत में 7वीं शताब्दी के शक्तिशाली राज्य थानेश्वर के पुष्यभूति वंशी शासक प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। इसने कनौज को अपनी राजधानी बनाई तथा सम्राट हर्ष ने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक नाटकों की रचना भी किया है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 124 कह रहा है कि रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की किस पर विजय के बारे में विस्तार का वर्णन करता है? तो यह जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी हर्ष के विजय के बारे में जो है विस्तार करता है। अगर बात करें ऐहोल शिलालेख की, तो ऐहोल शिलालेख रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था, जो पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में एक जैन कवि था। रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की हर्ष पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। ऐहोल शिलालेख कर्नाटक में स्थित है। ऐहोल शिलालेख कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया? तो दोस्तों हर्षवर्धन के शासन काल में कौन भारत आया था? तो जुआन जांग यानी हुएन सांग आया था। हर्षवर्धन के शासन काल में कौन आया था? तो हुएन सांग आया था। देख सकते हैं यहाँ पर दिया भी गया है। क्या दिया गया है कि शासकों का शासनकाल, राजदूत, विदेशी यात्री। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? तो हुएन सांग आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन आया था? तो इब्न बतूता आया था। महमूद गजनवी के शासनकाल में अलबरूनी आया था। और हामरवर्धन कुल शेखर के समय कौन आया था? राजदूत? तो मार्को पोलो आया था। कौन आया था? तो मार्को पोलो आया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आर्यभट्ट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आर्यभट्ट जो है बीजगणित के रूप में महान योगदान दिए थे। देख सकते हैं आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। उन्होंने बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आर्यभट्ट का जन्म पटना के कुसुमपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। और कहाँ पे? कुसुमपुर में हुआ था। बात करें व्यक्ति की, तो व्यक्ति चरक जो हैं महर्षि और आयुर्वेद विशारद का इनका कार्य क्षेत्र क्या है? तो महर्षि और आयुर्वेद विशारद। ब्रह्मगुप्त की बात करें, ब्रह्मगुप्त की तो भारतीय गणितज्ञ थे। वराहमिहिर की बात करें तो भारतीय गणितज्ञ थे, वराहमिहिर भी थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। सबको पता है। तो बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और इन्होंने जो है आगे बात करें तो बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी मिलती है। चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन स्वयं साहित्यकार था। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद की रचना जो है किसने किया था? तो याद रखिएगा हर्षवर्धन ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो हुएनसांग आप सबको पता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएनसांग जो है आया था। तो यहाँ पर जो है दिया गया है क्या है? कहा गया कि हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हुएनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया। भारत से वह 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह
नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों के संग्रह के लिए आया था। उसका भ्रमण वृत्तांत सी यू की नाम से प्रसिद्ध है। धतव्य है कि ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो याद रखिएगा आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे? तो आचार्य शीलभद्र थे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चीनी बौद्ध भिक्षु था। क्या? एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 ईस्वी से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। तो आप सबको पता है कि ह्वेनसांग जो है चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन भी किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ह्वेनसांग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया? तो ह्वेनसांग कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, सबको पता है, पीछे ही अभी पढ़े हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन चीनी यात्री नालंदा आया? इनमें से कौन चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में यहाँ पर जो है क्या किया? तो ह्वेनसांग जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। ह्वेनसांग जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो है याद रखिएगा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इनके दो प्रमुख ग्रंथ हर्षचरित तथा कादम्बनी है। इनके दोनों ग्रंथ संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। तो बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? तो यहाँ पर जो है वारामिहिर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 735 ईस्वी से 415 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त साम्राज्य का यह समय भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। आगे बात करें तो चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की शुरुआत की। सांची अभिलेख में उन्हें देवराज कहा गया है। चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न निवास करते थे, जिनमें कालिदास, वारामिहिर, धन्वंतरि, घटकर, शंकु, अमर सिंह, वेताल भट्ट, छपड़क, वररुचि आदि थे। इस पॉइंट को नोट डाउन अच्छे तरीके से करिएगा और चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 224 कह रहा है कि इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? भारत के नेपोलियन के नाम से याद रखिएगा समुद्रगुप्त को जो है भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें तो समुद्रगुप्त वह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। वह गुप्त वंश का एक महान योद्धा और कुशल सेनापति था। समुद्रगुप्त की विजयों के कारण इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। उपाधियाँ की बात करें तो देख सकते हैं पराक्रमांक, अप्रतिरथ, सरवरा जो छेत्ता, लिच्छवी दौहित्र आदि समुद्रगुप्त की उपाधियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम याद रखिएगा प्रभावती गुप्त था। क्या था? तो प्रभावती गुप्त था। आगे बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं दिया गया है क्या? कहा गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था। इसने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों तरह के साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया। अपनी वैवाहिक नीति को इसने 2 पड़ोसी राज्य
नागाओं और वाकाटक के खिलाफ निर्देशित किया। इन दो शक्तियों को जीतना चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए बहुत आवश्यक था, ताकि शक क्षत्रपों को वश में किया जा सके। सबसे पहले चंद्रगुप्त ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से शादी की और उनको मित्र बनाया तथा चंद्रगुप्त अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह महाराष्ट्र के वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से क्या किया कर दिया। इस तरह जो है क्या हुआ कि इस तरह वह महाराष्ट्र और मध्य भारत में अपनी शक्ति को क्या कर लिया, तो मजबूत कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, कह रहा है कि विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम है। तो यहाँ पर राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को, किसको, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको संस्कृत में विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। गुप्त वंश के एक शक्तिशाली सम्राट थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे। इनके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान जो है भारत आया था। किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है। तो सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत जो है इनमें से किसकी कृति है, तो याद रखिएगा मेघदूत जो है कालिदास की कृति है। कालिदास 3री-4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य में संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का एक प्रसिद्ध नाटक है। कालिदास की प्रमुख कृतियाँ निम्न हैं। कौन कौन सी कृतियाँ हैं यहाँ पर देख सकते हैं। नाटक की बात करें तो नाटक में जो है देख सकते हैं कौन है, अभिज्ञान शकुंतलम है, विक्रमोर्वशीयम है, विकाग्निमित्रम है। महाकाव्य की बात करें तो रघुवंशम और कुमार संभवम हो जाएगा। खंड काव्य की बात करें तो मेघदूत और ऋतु संहारम जो है इनका खंड काव्य है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां रखी। प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां रखी, तो याद रखिएगा गुप्त वंश के शासकों ने यहाँ पर जो अपनी उपलब्धियां रखी थी। देख सकते हैं गुप्त वंश के अंतर्गत शासकों ने प्रशस्ति में अपनी उपलब्धियां लिखवाई थी। प्रशस्ति अपने शासकों की प्रशंसा में कवियों द्वारा रचित शिलालेखों की एक भारतीय शैली है। प्रशस्ति आगे बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रशस्ति का सबसे पहला प्रसिद्ध उदाहरण खारवेल का हाथी गुम्फा शिलालेख है, जो प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में लगभग 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा हुआ माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है गुप्त साम्राज्य में किसमें, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा बीड़ा वादक भी था। तो गुप्त साम्राज्य में बीड़ा वादक कौन था, याद रखिएगा समुद्रगुप्त जो है क्या था, तो एक बीड़ा वादक था। इस पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट डाउन करेंगे। देख सकते हैं चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त को गुप्त वंश का महानतम शासक एवं एक अच्छा बीड़ा वादक के रूप में भी जाना जाता है। आगे बात करें तो इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था और इसे संगीत प्रेमी भी कहा गया। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे बीड़ा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है, यानी बीड़ा वादक था समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो याद रखिए गुप्त साम्राज्य को जो है यहाँ पर जो गुप्त साम्राज्य और 4वीं शताब्दी को जो है प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है गुप्त काल को, किसको, गुप्त काल को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इसे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था के स्थापना काल के रूप में जाना जाता है। मूर्ति कला के क्षेत्र में देखो तो गुप्त काल में भरहुत, अमरावती, सांची तथा मथुरा इस काल की प्रसिद्ध मूर्तियाँ के निर्माण का काल था।
चलिए अगला क्वेश्चन ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 230, क्वेश्चन नंबर 231। आगे बात करें तो इसमें और पॉइंट है, देखिए चित्रकारी के क्षेत्र में अजंता, एलोरा तथा बाघ की गुफाओं में की गई चित्रकारी है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में आर्यभट्ट जहाँ पृथ्वी की त्रिज्या की गणना की और सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया, वही दूसरी ओर वराह मिहिर ने चंद्र कैलेंडर की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया? तो याद रखिएगा गुप्त काल को जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने करवाई थी? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई थी। इसकी स्थापना कौन करवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। आगे बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय को एक विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम 415-445 ईसा पूर्व ने बिहार राज्य के नालंदा जिले में करवाया था। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध के साथ अन्य धर्मों की शिक्षा दी जाती थी। ह्वेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र थे। 1193 ईस्वी में तुर्क सेनापति बख्तियार खिजरी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया था। बख्तियार खिजरी ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? तो समुद्रगुप्त ने संभाली थी। किसने संभाली थी? तो समुद्रगुप्त ने संभाली थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर जो है समुद्रगुप्त ने संभाली। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के चौथे शासक थे। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के चौथे शासक थे, तो याद रखिएगा चौथे शासक थे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट के वंश के राजाओं ने किस पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया था? तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर जो है कनौज होने वाला है। क्या हो जाएगा? कनौज हो जाएगा। कनौज पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध जो है लड़ा। आगे बात करें तो हर्ष के बाद कनौज विभिन्न शक्तियों का केंद्र बन गया। 8वीं शताब्दी में कनौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियों पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला। त्रिपक्षीय संघर्ष के फलस्वरूप कनौज पर अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार शासकों का अधिकार हो गया। अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार शासकों का क्या हो गया? अधिकार हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? कह रहा है क्या हो गया भाई? अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? कह रहा है कि चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। कहाँ पे स्थापित कर लिया था? तो याद रखिएगा मगध में जो है यहाँ पर जो है स्थापित कर लिया था। चौथी शताब्दी में उत्तर भारत के मगध में एक नए वंश का उदय हुआ। इस वंश का नाम गुप्त वंश था। इस वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। मौर्य वंश के पतन के बाद नष्ट हुई मगध की राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को है। किसको श्रेय है दोस्तों? तो गुप्त वंश को है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? तो याद रखिएगा गुप्त वंश का राजधानी कौन था? कि पाटलिपुत्र था। कौन था? तो पाटलिपुत्र जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। तो पाटलिपुत्र जो है गुप्त वंश का राजधानी थी। कुषाणों के पतन के बाद उत्तर भारत में अनेक राजाओं का उदय हुआ, जिनमें से मगध में गुप्त राजवंश भी एक था।
आगे बात करें तो गुप्त वंश, कौन? गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। इसके बाद घटोत्कच शासक हुआ। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा श्री गुप्त थे। कौन थे? तो श्री गुप्त थे। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक श्री गुप्त थे। देख सकते हैं गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था, जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी। श्री गुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बना। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना, जो गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का क्या कहा जाता है? तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने यहाँ पर भ्रमण किया था? तो फाहियान जो है चीनी यात्री था, और यही जो है गुप्त काल के दौरान भारत का क्या किया था? भ्रमण किया था। गुप्त काल के दौरान चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फाहियान की भारत यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों एवं बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। आगे बात करें तो इसलिए फाहियान ने उन्हीं स्थानों के भ्रमण को महत्व दिया जो बौद्ध धर्म से क्या थे? संबंधित थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हर्षवर्धन के राज सभा कवि कौन थे? हर्षवर्धन के राजसभा कवि कौन थे? तो याद रखिए बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के राजसभा कवि थे। देख सकते हैं बाणभट्ट हर्षवर्धन की राजसभा के दरबारी कवि थे। ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की थी। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। जयदेव किसके दरबारी कवि थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। और दरबारी कवि थे। इन्होंने गीत गोविंद की रचना की। यानी गीत गोविंद की रचना किसने किया? तो जयदेव ने किया। इस बात को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे, और इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की। किसने? चंद्रबरदाई ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हर्ष की मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु के बाद? हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास में प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा राजपूत को जो है अंधे युग के नाम से जाना जाता है। इसमें देख सकते हैं दिया गया है क्या? हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उसका संपूर्ण साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, जिसमें अधिकांश राज्य के शासक राजपूत जाति के थे। 7वीं से 12वीं सदी भारतीय इतिहास में राजपूत युग के नाम से भी जानी जाती है। हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूतों, गुर्जर प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूटों में त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ, जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश जो है क्या हुआ? विजयी हुआ, और कनौज पर उनका आधिपत्य हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का कितने ईसा पूर्व में गुजरात तक विस्तार कर लिया था? तो याद रखिएगा 390 ईसा पूर्व तक जो है वह जो है गुजरात तक विस्तार कर लिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पर यह भी बोला गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का 390 ईसा पूर्व तक गुजरात पर क्या कर लिया था? तो विस्तार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 242 कह रहा है कि चीनी यात्री इत सिंह, कौन? चीनी यात्री इत सिंह में 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत सीखा था। कौन सीखा था? तो याद रखिएगा कहाँ पे सीखा था? तो ताम्रलिपि, कौन? ताम्रलिपि जो है ताम्रलिपि में 3 वर्ष ठहर कर जो है संस्कृत सीखा था।
और ये अंतिम नंबर प्रश्न था दोस्तों, और यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो देख सकते हैं। इतसिंह चीनी बौद्ध यात्री था। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। सुमात्रा तथा लंका होते हुए वह ताम्रलिप्ति पहुंचा, जहां 3 वर्षों तक रहकर संस्कृत का अध्ययन किया। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जितने भी टॉपिक 9-10 टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो चुका है, और अगले वीडियो में हम लोग जो है अगला टॉपिक यानी कि 11वां टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कौन? दक्षिण भारतीय राजवंश। कौन? दक्षिण भारतीय राजवंश। और यह जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दक्षिण भारतीय राजवंश, चोल वंश, चालुक्य वंश, पल्लव और संगम वंश, सभी के बारे में जो है यहाँ पर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को जो है एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।